गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 24 अप्रैल 2020 है, दिन है फ्राइडे। आज के दिन की शुरुआत करेंगे जे कृष्णमूर्ति साहब के कोट के साथ। वी ऑल वांट टू बी फेमस पीपल एंड द मोमेंट वी वांट टू बी समथिंग वी आर नो लॉन्गर फ्री। रिकॉग्निशन एक ऐसी चीज़ है जिसके पीछे हम सब भागते हैं, लेकिन जे कृष्णमूर्ति साहब ये बताते हैं कि जब हम कुछ बनने की कोशिश करते हैं तब हमारा जो फ्रीडम है, हमारी जो आज़ादी है, वो चली जाती है। मेरा मानना ये है कि देखिए, मैं एक और चीज़ बता दूं। अगर आप एक बैंक ऑफिसर बनना चाहते हैं या फिर एक आर्मी ऑफिसर या फिर आईएएस बनना चाहते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। मेरा मानना ये है, जहाँ तक मेरी समझ है, जब हम ये सोचने लगते हैं कि जब मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा उसके बाद मैं ये चीज़ करूंगा, जब मैं ये बन जाऊंगा उसके बाद ये करूंगा, तो एक जो हमारा सपना है उसके साथ हम हमारी जो सारी जो खुशियां हैं, जो सारे बेस्ट मोमेंट्स हैं, वो इमेजिनरी मोमेंट्स जो हैं, वो हम ये तय कर लेते हैं कि ये करने के बाद हम ये करेंगे। अगर वो नहीं हुआ तो क्या होगा, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि प्रेजेंट मोमेंट जो है हमारा, उसमें जो बेस्ट कर सकते हैं वो हम करें। आई थिंक जे कृष्णमूर्ति साहब जो हैं वो ऐसा ही कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी सोचिएगा इसके बारे में। आज हमारे टेबल के ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, साउथ चाइना सी के ऊपर है। सबसे पहले हम इसी आर्टिकल को एनालाइज करने वाले हैं। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू ने स्मार्ट कोर्स लॉन्च कर दिया है। ये प्री और मेंस दोनों एग्जामिनेशन को कवर करता है। इंस्टॉलमेंट भी इसके ऊपर अवेलेबल है। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑल यू हैव टू डू इज़ डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन। सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर मिल जाएगी। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स ड्यूरिंग ए पेंडेमिक। पूरी दुनिया आज कोरोना वायरस को फाइट करने में बिजी है और चाइना जो है वो दूसरी एक्टिविटीज़ भी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, साउथ चाइना सी की बात करें, दक्षिण चीनी समुद्र, ये कहाँ पर है? आपकी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये रहा चाइना, ये रहा वियतनाम, फिलीपाइंस, मलेशिया, ब्रुनेई, राइट, ये मलेशिया है, ये इंडोनेशिया। तो ये वाला जो पोर्शन है पूरा, दिस इज साउथ चाइना सी। आई होप यू कैन सी दिस लेजर पॉइंट। अब साउथ चाइना सी में चाइना ने एक लंबे टाइम से अपना एक क्लेम किया है। चाइना इसको कहता है 9 डैश लाइन्स। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो रेड लाइन्स है, नंबर 1, ये हैं 2, 3, 4, 7, 8 और 9। ये 9 लाइन्स जो हैं, ये पूरा एरिया चाइना ये कहता है कि ये पूरा एरिया जो है वो चाइना का है। ये पूरा साउथ चाइना सी ही चाइना का पार्ट है। इसके ऊपर जो आइलैंड्स हैं, पाराकल आइलैंड्स, स्प्राटली आइलैंड्स और दूसरे जो यहाँ पर थोड़े बहुत रीफ्स हैं जो इस मैप में नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत ही छोटे छोटे ऐसे आइलैंड्स जो हैं, ये सारे के सारे आइलैंड, सारी जगहें जो हैं, ये चाइना की हैं। ऐसा चाइना का क्लेम है। चाइना का हिस्टोरिकल मीन्स वो ये बताते हैं कि उनकी चाइना की हिस्ट्री में एक राजा थे और उस राजा ने इस पूरे एरिया को कंट्रोल किया था, और इस प्रकार का एक क्लेम है चाइना का। इंटरनेशनल कोर्ट में जब ये मामला गया तो कोर्ट ने ये बताया कि चाइना का ये जो क्लेम है वो गलत है, लेकिन चाइना ने ये बताया कि हम इस कोर्ट का जो एक जजमेंट है उसको रिजेक्ट करते हैं। चाइना ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पर, पे अटेंशन हियर, ये 9 डैश लाइन मैंने आपको दिखा दी। वियतनाम का अपना एक क्लेम है, फिलीपाइंस का क्लेम है, मलेशिया, ब्रुनेई, और आप देख सकते हैं कि हर एक का क्लेम जो है, ज़्यादातर क्लेम्स जो है वो इंटरसेक्ट होते हैं। लेकिन चाइना तो इस पूरे एरिया को खुद का ही बता रहा है। क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे मेन रीज़न क्या है? उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि ये जो साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी से होकर दुनिया का 1/3 व्यापार यानी कि सामान जो है, ट्रेड जो है, वो यहाँ से पास होता है। मेरे पास एक और मैप है, मैं अभी कुछ ही मिनट्स में आपको वो भी दिखाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल ये फिगर आप ध्यान में रखिएगा कि दुनिया का 1/3 ट्रेड जो है वो इस जगह से पास होता है, और इसको कंट्रोल करना यानी कि दुनिया के बहुत सारे देशों के ऊपर आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक कंट्रोल आ जाएगा, इज़न्ट इट? तो अपनी ताकत को दिखाने के लिए मसल फ्लेक्सिंग कर रहा है चाइना यहाँ पर। और चाइना यहाँ पर एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं, यहाँ पर ऑयल भी पैदा होता है। इंडिया की एक कंपनी भी है, ONGC विदेश लिमिटेड,
वो वियतनाम के साथ मिलकर यहाँ पर जो ऑयल मिलता है तो उसको एक्सप्लोर भी करती हैं। लेकिन चाइना यहाँ पर जो ऑयल रिसोर्सेज हैं उसको भी एक्सप्लॉइट करना चाहता है। सारे अपने रिसोर्सेज जो हैं वो अपना बनाकर, ये पूरा रीजन जो है वो अपना बताकर, इनफैक्ट चाइना जो है वो रिसोर्सेज को भी हड़पना चाहता है। और यहाँ के छोटे छोटे जो देश हैं उनके जो क्लेम्स हैं उनको भी चाइना जो है वो मीन्स मीटिंग्स जब होती हैं तो चाइना कहता है कि हाँ ठीक है हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उसके बाद चाइना ग्राउंड रियलिटी के ऊपर एक्शंस जो है चाइना की ऑल टुगेदर डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल वियतनाम का ये ऑफिशियल क्लेम है कि चाइना की एक कोस्ट गार्ड बोट ने वहाँ की जो एक वियतनाम की एक फ़िशिंग बोट जो थी उसमें 8 लोग थे, वियतनामीज फिशरमैन थे, तो इस बोट को तोड़ दिया और डुबो दिया इस बोट को। ये कहाँ पर हुआ? ये पाराकल आइलैंड पर हुआ। वियतनाम का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी यहाँ पर है। वियतनाम्स सॉवरेनिटी ओवर पाराकल आइलैंड्स causes property losses and endangers the lives, safety and legitimate interests of Vietnamese fishermen. चाइना ऑफिशियली वियतनाम में, जो हनोई उनका कैपिटल है, तो वियतनाम ने अपने जो बीजिंग की जो एम्बेसी है वहाँ पर ऑफिशियल लेवल पर इस पूरे मैटर को रेज़ किया, वहाँ पर इसको लेकर गए। और वियतनाम ने यह भी बताया कि बीजिंग और हनोई के बीच में, यानी कि दोनों चाइना और वियतनाम के लीडर्स के बीच में ये तय हुआ था, कि एग्रीमेंट हुआ था कि ये कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करेंगे। तो फिर चाइना ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो क्यों नहीं कर रहा है? पेपर के ऊपर आप दस्तखत कर रहे हैं, लेकिन आपकी एक्शंस जो हैं, आप जो कहते हैं और जो करते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। बेसिकली यही वियतनाम का कहना है। वियतनाम ने एक डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट भी किया। वियतनाम ने यह भी डिमांड की है कि इस पूरे इंसिडेंट का एक थरो इन्वेस्टिगेशन हो। जो ऑफिसर्स ने ये हरकत की है तो उनके खिलाफ एक्शंस लिए जाएं, ऐसी चीज़ें फ्यूचर में ना हो इसका भी ध्यान और एश्योरिटी दी जाए, और जो नुकसान हुआ है उसका एडिक्वेट कॉम्पनसेशन भी दिया जाए। और सिर्फ वियतनाम अकेला ऐसा देश नहीं है, इंडोनेशिया के साथ भी ऐसा ही किया था चाइना ने। एक नटूना सी है, नटूना सी जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं। दिस इज़ द सेकंड मैप दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो ये रहा नटूना सी, राइट। ये वाला जो रीजन है, इसको ये ब्लू वाली जो लाइन है ये नतुना सी की लाइन है। यहाँ से फिर साउथ चाइना सी की शुरुआत हो जाती है। तो ये नतुना आइलैंड्स हैं, नतुना सी जो हैं, तो इंडोनेशिया की जो बोट्स हैं उनके साथ भी चाइना ने यही किया। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है, तो चाइना यहाँ पर भी अपनी जो एक हेजीमोनी है, जो अपनी एक ताकत है, वो दिखाता रहता है। दूसरे जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो एक है मलाका स्ट्रेट। ये मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में ये जो जगह है, राइट, दिस इज़ मलाका स्ट्रेट या फिर स्ट्रेट ऑफ मलाका। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ये मलाका जो है ये बेसिकली इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करने वाला अगर कोई एक इम्पोर्टेंट सी है तो वो है साउथ चाइना सी। और साउथ चाइना सी में एंटर होने के लिए आपको मलाका, स्ट्रेट ऑफ मलाका जो है, इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इस वजह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। एज यू कैन सी हियर, ये रहा इंडियन ओशियन एंड ये रहा पैसिफिक ओशियन। तो इन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो पोर्शन है वो है साउथ चाइना से। इसी वजह से 1/3 ऑफ ट्रेड जो है यहाँ से निकलता है, और चाइना इसको रिसोर्सेस और ये ट्रेड और दुनिया में अपनी एक ताकत दिखाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ये साउथ चाइना सी में इस प्रकार का बिहेवियर जो है वो करता रहता है। और ये कोई नया टॉपिक नहीं है, बार बार ये टॉपिक साल में आपको 2-3 बार तो यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। बड़ी बड़ी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें तो यहाँ के न्यूज़पेपर्स में कवर भी नहीं होती हैं। तो यहाँ पर जो फिशरमैन को परेशान करना और ये सारी चीज़ें जो हैं, इसके ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस में चाइना एक बेसिकली एक सिग्नल भेजना चाहता है कि वो बहुत ही ताकतवर है। यूएस से भी यहाँ पर पहुँच गया है, यूएसए भी एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। फिर दूसरी चाइना की हरकतों की बात करें तो चाइनीज़ मिलिट्री प्लेन्स जो हैं वो एक कागीतिनगान रीफ हैं, वेस्ट फिलीपाइंस में हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस यहाँ पर कुछ रीफ्स हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिनको रीफ्स कहते हैं, बहुत ही छोटे। तो ऐसी रीफ्स में यहाँ पर चाइना के मिलिट्री प्लेन्स देखने को मिले हैं। और एक दूसरा है जामोरा रीफ, तो यहाँ पर भी इसी प्रकार की चीज़ें जो हैं वो चाइना करता रहता है। वियतनाम एक ऐसा देश है जो खुलकर चाइना का विरोध करता है। फिलीपाइंस ने भी ऐसे इंसिडेंट्स जो हुए हैं तो फिलीपाइंस ने भी चाइना के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, लेकिन फिलीपाइंस कभी चाइना के खिलाफ बोलता है, कभी उनके साथ बोलता है, तो उनके ऊपर इतना भी रिलाय नहीं किया जा सकता। लेकिन वियतनाम एक ऐसा देश है जो स्ट्रांगली
चाइना का विरोध करता है। मीन्स दूसरे सारे देश जो हैं उस सारे देशों में से सबसे अगर कोई एग्रेसिवली चाइना का विरोध करता हुआ अगर कोई देश है तो वो है वियतनाम। वियतनाम और यूएसए के रिलेशनशिप भी काफ़ी अच्छे हैं। वियतनाम ने यूएसए का जो फोनोप्स हैं, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस, तो इसको भी सपोर्ट किया है। यूएसए की बहुत सारी जो शिप्स हैं, मिलिट्री शिप्स, तो वो यहाँ पर साउथ चाइना सी में आती जाती रहती हैं, तो इसको भी सपोर्ट करता है वियतनाम। और आसियान की बात करें तो फ़िलहाल आसियान का चेयर है वियतनाम, और ये एक बहुत ही अच्छा मौका है वियतनाम के पास भी कि वो इस मैटर को आसियान लेवल तक ले जाएं। वैसे वो ले गया है, लेकिन आसियान देशों को भी इसके खिलाफ जो है वो आवाज़ उठानी चाहिए। और भारत के भी हित में यही है कि ये जो पूरा रीजन है ये फ्री रहे, फेयर रहे, हर कोई इसको फ्रीली यूज़ कर सके। और इंटरनेशनल जो रूल्स हैं जो UNCLOS के द्वारा कवर किए जाते हैं, राइट, UNCLOS, तो इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं तो इसको चाइना को फॉलो करना चाहिए। फ़िलहाल चाइना इसको फॉलो नहीं करता है। तो आई होप ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है ये है प्रोटेक्शन फॉर प्रोटेक्टर्स। फ़िलहाल फ्रंटलाइन सोल्जर्स कौन है? कोरोना वायरस के सामने जो युद्ध चल रहा है उसमें हमारे मेडिकल पर्सोनल, हेल्थ केयर वर्कर्स, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेज, कंपाउंडर्स एक्सेट्रा, ये सारे लोग आ गए। तो ये सारे लोगों के ऊपर ही अगर अटैक होगा, अगर यही लोग सेफ नहीं होंगे तो क्या हम युद्ध जीत पाएंगे? ऑफ कोर्स नो। जो आपने सुना होगा कि भूखे पेट आपकी जो आर्मी है वो फाइट नहीं कर सकती, उसका मतलब सिर्फ लिटरली ऐसा नहीं है कि खाना पीना ना मिलना। भूखे पेट का मतलब ये भी हो सकता है कि अगर आपने उनको राइट प्रकार के हथियार, राइट प्रकार की ट्रेनिंग, राइट प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं दिया तो फिर आपके सोल्जर्स जो हैं वो युद्ध हार जाएंगे। सेम थिंग अप्लाइज हियर विद डॉक्टर्स एज वेल। उनको हमें PPE किट्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, फिर लेटेस्ट जो गैजेट्स हैं, जो भी उनको चाहिए एज ए गेयर के तौर पर जो टूल्स उनको चाहिए वो तो हमें प्रोवाइड करने ही पड़ेंगे। इसी के साथ साथ मेंटल सपोर्ट और लीगल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। हमने देखा हमारे देश में बहुत सारे ऐसे हेल्थ केयर वर्कर्स को अब्यूज़ किया जाता है, उनके खिलाफ वायलेंस किया जाता है, उनको मारा जाता है। और ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि ये डॉक्टर और नर्सेस और ये सारे लोग ही वायरस को स्प्रेड कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। जिन जिन एरियाओं पर वो जा रहे हैं, नॉट सभी एरिया में नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे एरिया में, बहुत सारे स्टेट्स के बहुत सारे ऐसे एरिया में ये भी हुआ है कि जब वो लोकल एरिया में सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए जाते हैं, जब पता चलता है कि इन सारे एरियाज़ में बहुत सारे लोगों को कोरोना वायरस हैं या फिर कोरोना वायरस हो सकता है, तो ये चेकअप करने के लिए, सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए जब गए हैं, अपने वीडियोज़ भी देखे होंगे, तो उनके ऊपर अटैक्स हुए हैं। ये बहुत ही बुरी बात है, राइट, और ये बहुत ही गलत बात भी है। जो भी लोग इस प्रकार का एक प्रोपोगेंडा या फिर ऐसी जो एक बातें फैला रहे हैं कि ये लोग गवर्नमेंट के एजेंट्स हैं, ये आपका डेटा कलेक्ट करने के लिए आ रहे हैं, कोरोना वायरस का बहाना निकाल कर आपको ये करेंगे वो करेंगे, ये जो भी गलत बातें हो रही हैं, वो लोगों को पता नहीं है कि वो खुद का और पूरे समाज का, पूरी दुनिया का कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसराइट। बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ ये भी हुआ कि जब वो वापस घर जा रहे थे तो उनके ऊपर अटैक हुआ। लोकल लोगों, जो लोग हैं जो उनके लोकेलिटी में रहते हैं, उनके नेबर्स जो हैं, उन्होंने अटैक किया। कई जगह पर हमें ये भी देखने को मिला कि डॉक्टर्स को अपना घर खाली करने की धमकी दी गई कि आप यहाँ से चले जाइए क्योंकि आप ही वायरस लेकर हमारे यहाँ पर आते हैं, हमारे बच्चों का क्या होगा, एंड थिंग्स लाइक दैट। और चेन्नई में तो एक बहुत ही बुरा इंसिडेंट हुआ। एक न्यूरो सर्जन जिनकी मृत्यु हुई, उनको भी कोरोना वायरस हुआ था, तो उनकी मृत्यु हो गई और उनको दफनाने के लिए जो एक लास्ट राइट की जो एक प्रोसेस थी, तो ये नहीं होने दी लोकल लोगों ने, तो फिर एक्शन लिए गए उनके खिलाफ। लेकिन ऐसे सारे इंसिडेंट्स जो हैं वो लोगों को मोरली तोड़ डालती है। डॉक्टर्स जो हैं उनको अगर सेफ फील नहीं होगा तो फिर वो बाहर नहीं आएंगे। दे विल नॉट, मीन्स बहुत सारे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि हम मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी मदद कौन करेगा, हमारी सेफ्टी का क्या? तो गवर्नमेंट ने आई थिंक एक राइट डिसीजन लिया है। एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 में अमेंडमेंट किया है। अमेंडमेंट यह है कि अगर किसी ने मेडिकल पर्सोनल के साथ किसी भी प्रकार का वायलेंस किया तो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस को माना जाएगा और 7 साल की सज़ा भी हो सकती है। मैं तो चाहता हूं कि ऐसे एग्जाम्पल्स सेट किए जाएं, पता चले लोगों को कि अगर डॉक्टर्स के खिलाफ, अगर कोरोना वायरस में पुलिस वालों के खिलाफ, या फिर अगर कोई आपका सैंपल कलेक्ट करने के लिए आ रहा है और आप ऐसे ही पत्थर मारने लगेंगे, लोगों को मारने लगेंगे,
तो स्ट्रिक्ट एक्शन, भले ही 100-150 आपको 1000 लोगों को भी अगर उनके खिलाफ केस फाइल करके उनको सज़ा देनी पड़े, देन वी शुड डू इट, बट वी शुड सेट दिस एग्जांपल। क्योंकि ये एक आदत सी आई थिंक बन चुकी है कि कोई भी चीज़ अगर आपको खाना पीना नहीं मिला, राशन नहीं मिला फॉर वॉट एवर रीज़न, तो आप किसी भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के ऊपर पत्थरबाजी करने लगेंगे। दिस इज़ नॉट फेयर एट ऑल, राइट। एक तरीका होता है, राइट। हम समझते हैं, मीन्स हर कोई समझ सकता है कि जब हम अगर इफ़ वी डोंट गेट फूड और ये सारी बेसिक सप्लाईज तो गुस्सा ही आएगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम हमारे गुस्से का शिकार जो है वो किसी को भी बना ले, पर्टिकुलरली उन लोगों को जो हमारी मदद के लिए वहाँ पर खड़े हैं या फिर आ रहे हैं। और ये सारी चीज़ों के पीछे, ये वायलेंस के पीछे मेन रीज़न है फियर एंड इग्नोरेंस, एक गलत भय कि कोरोना वायरस हुआ यानी कि कोरोना वायरस इज इक्वल टू मौत, कि कोरोना वायरस हुआ तो हम मर ही जाएंगे। दैट इज़ नॉट राइट। बहुत सारे लोग रिकवर भी हो रहे हैं। दूसरी चीज़ इग्नोरेंस, यानी कि गलत फहमी कि ये लोग आ रहे हैं तो ये हमारा डेटा कलेक्ट करने के लिए आ रहे हैं और इसका एजेंडा कुछ और है, सरकार का एजेंडा कुछ और है, ये सारी चीज़ें। तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट राइट। तो इसका एक ही इलाज है, राइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। एक इंफॉर्मेशन, राइट अमाउंट इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से प्रेजेंट की जाए अगर, तो इसकी एक इम्पैक्ट डेफिनेटली होती है। कि किसी ने क्या कहा, आपके रिलीजियस गुरुज जो हैं वो आपको क्या बता रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे प्रेजेंटर्स लेकर आइए, अच्छे मार्केटिंग एजेंट्स को लेकर आइए और एक पूरी थीम बनाइए। अलग अलग स्टेट्स में कैसे लोगों को कई जगहों पर रिलीजन के माध्यम से अगर समझाया जा सकता है, तो वहाँ के लोकल जो गुरुज हैं उनको आप ऑन बोर्ड लाइए कि वो जो लोकल गुरु हैं वो आपको पॉइंट समझाएं। कुछ जगहों पर ऐसा होगा, आपको ये भी टेक्निक, कई जगहों पर आपको कोई ऐसा व्यक्ति जो डॉक्टर का कोट पहने हुए हैं वो आपको समझाएगा, तब आप समझेंगे। जैसे कि जो टूथपेस्ट और इन सारी एडवर्टीजमेंट में हम हर बार देखते हैं कि क्लिनिक और ये सारी चीज़ें दिखाते हैं, ताकि हमें दिमाग में एक चीज़ हम मानने लगें कि क्लिनिकल ट्रायल से ये प्रूव हो चुका है कि 99.99% कीटाणु मर जाते हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो ये टेक्टिक्स जो हैं वो हमें फॉलो करनी पड़ेगी ताकि राइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन पहुंचे। और ये सारे ट्रबल्स जो हैं सिर्फ कानून से नहीं, अवेयरनेस से भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो कोविड-19 पैराडॉक्स इन साउथ एशिया। दुनिया की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कौन सी है? यूएसए। दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कौन सी है? हमारा देश भारत। आपके लिए एक प्रश्न है, दुनिया की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, तो यूएसए का जन्म जो है वो किस साल में हुआ? बताइए कमेंट सेक्शन में, इफ़ यू नो द राइट आंसर। ये आपके लिए आज का एक प्रश्न है। अब दोनों को कई बार कंपेयर किया जाता है, खास करके कोरोना वायरस की बात करें तो 21 जनवरी को पहला केस हुआ यूएसए में, 30 जनवरी में इंडिया का पहला केस हुआ। 3 महीनों के बाद अगर दोनों देशों की सिचुएशन को देखें तो यूएसए में 7,23,605 जितने केसेस हैं अप्रोक्स, मृत्यु हो चुकी है। भारत में 17,000 जितने केसेस हैं, राइट। और यूएसए का टोटल ग्लोबल जो एक मीन्स आप कह सकते हैं ग्लोबल जो शेयर हैं कोरोना वायरस का, तो वो है 31.2% और भारत का 0.75%। मृत्यु यूएसए में 34,000 जितने लोगों की हो चुकी है, भारत में 543 लोगों की मृत्यु हुई है। तो इतना बड़ा गैप क्यों? यूएसए की पॉपुलेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन में 4% है और भारत की जो पॉपुलेशन है ग्लोबल पॉपुलेशन का 18% भारत रिप्रेजेंट करता है। तो भी इतना ज़बरदस्त डिफरेंस क्यों है? पूरे साउथ एशियन रीजन में अगर आप देखें तो साउथ एशियन रीजन जो है इसमें ग्लोबल पॉपुलेशन का 23 ग्लोबल जो दुनिया की पॉपुलेशन है उसका 23.4% शेयर जो है ये दक्षिण एशिया के देशों में है। और इन्फेक्शन रेट देखिए यहाँ पर सिर्फ 1.25% है। स्ट्रेंज चीज़ है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब लोग 1/3 यानी कि 33% जितने लोग जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं। दुनिया का सबसे ज़्यादा हाईली डेंस या फिर पॉपुलेशन वाइज सबसे डेंस खिंचाखिंच भरा हुआ एक एरिया अगर कोई है तो ये है। हेल्थ केयर की बात करें तो दुनिया की सबसे ख़राब हेल्थ सिस्टम भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। स्पेनिश इन्फ्लुएंजा जब हुआ था 1918 में, जिसको स्पेनिश फ्लू भी कहते हैं, तो उस टाइम पर टोटल 50 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई थी। और ऐसा बताया जाता है कि सिर्फ इंडिया में से 18 से 20 मिलियन लोगों की मृत्यु तो इंडिया में हुई। ध्यान रखिए उस टाइम का इंडिया जो है उसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो पोर्शन है वो भी इंक्लूड हो जाता है। तो
उस टाइम पर इतनी ज़्यादा मृत्यु हुई और इस टाइम पर इतनी कम, ये भी एक रीज़न है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की टेस्टिंग जो है वो कम हुई है कंपेयर टू डिफरेंट कंट्रीज। जैसे कि बेल्जियम और भारत की बात करें तो बेल्जियम में बहुत सारे लोगों की टेस्टिंग की गई है कंपेयर टू इंडिया। तो वहाँ पर अगर केसेस थोड़े ज़्यादा भी आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि टेस्टिंग ज़्यादा हुई है। ऑफ कोर्स लॉकडाउन की वजह से भी एक डिफरेंस हमें देखने को मिला है। लॉकडाउन ने जो चेन है इसको तोड़ने में काफ़ी मदद भी की है। लेकिन इस आर्टिकल में जो राइटर हैं वो ये भी कहते हैं कि अलग अलग देशों के पीछे रीजंस कल्चरल भी हो सकते हैं, इनकी इम्यूनिटी भी हो सकती है, क्लाइमेट का भी रोल हो सकता है। यहाँ पर ये नहीं बता रहे हैं कि यही हैं, राइट, कि आप कल्चरल वाइज कुछ हल्दी और ये सारी चीज़ें आपके खाने में आपके डाइट का पार्ट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यही रीज़न है कि कोरोना वायरस नहीं हो रहा है। इट इज़ नॉट साइंटिफिकली प्रूवन, एक प्रकार का हाइपोथेसिस है, कैसा हो सकता है। जैसे कि BCG वैक्सीन के बारे में, जो ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ हमें वैक्सीनेशन दी जाती है भारत के, आई बिलीव हम सबको ये मिली ही है ये वैक्सीनेशन के शॉट्स। तो एक रीज़न ये भी बताया जाता है कि ये BCG वैक्सीन की वजह से भी भारत में इतने कम केसेस हमें देखने को मिले हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है स्पेन और पोर्तुगल का। स्पेन में 1,96,000 जितने इन्फेक्शन के केसेस हैं और 20,500 लोगों की मृत्यु हुई है। पोर्तुगल में 20,200 जितने इन्फेक्शंस हुए हैं और सिर्फ 700 लोगों की ही मृत्यु हुई है। तो इतना कम पोर्तुगल का आंकड़ा क्यों है? बिकॉज BCG वैक्सीनेशन जो है वो पोर्तुगल में मैंडेटरी है, लेकिन स्पेन, USA, इटली, इन सारे देशों में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो क्या ये एक रीज़न है? इसके ऊपर रिसर्च जो है वो चल रही है। दूसरा जो बड़ा ख़तरा जो शायद उन सारे देशों में नहीं है लेकिन साउथ एशियन देशों में है, वो ये है कि 90% जितनी जो हमारी वर्कफोर्स हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की वजह से ये सारे बिजनेसेस जो हैं, ये सारे लोग हैं, 90% जितनी वर्कफोर्स हमारे देश में कुछ 500 मिलियन जितने लोग जो हैं वो काम करते हैं और उसमें से 90% जितने लोग जो हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हैं। तो गरीबी की वजह से गरीबी और ज़्यादा स्प्रेड होगी बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन। इकोनॉमी जो है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा डैमेज होगा। तो ये सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग भूखे रहने की वजह से लोग मरेंगे, माल न्यूट्रिशन हो सकता है लोगों को। तो ये कुछ इश्यूज हैं जिसके ऊपर भी हमें फोकस करना चाहिए। भले ही कोरोना वायरस के केसेस कम आए हों लेकिन इसकी वजह से जो लॉकडाउन हुआ है तो इसकी भी इम्पैक्ट जो है, पॉवर्टी, गरीबी बढ़ेगी। गरीबी के साथ साथ इलिटरेसी भी बढ़ती हैं, उसके साथ दूसरे जो सोशल इश्यूज हैं वो भी बढ़ जाते हैं। माल न्यूट्रिशन और पॉवर्टी और हंगर, माल न्यूट्रिशन, भूखमरी, ये सारी चीज़ें भी इसके बाय प्रोडक्ट्स हैं गरीबी के। फिर एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है मेकिंग डॉक्टर्स वॉश हैंड्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगा ये आर्टिकल। इग्नास सैमुएलवेस नाम के एक डॉक्टर थे, राइट, हंगेरियन डॉक्टर थे और इनको फेमसली सेवियर ऑफ मदर्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने एक चीज़ नोटिस की। जब वो जनरल हॉस्पिटल में काम करते थे, 1846 के आसपास की बात है, तो उस टाइम पर उन्होंने देखा कि वियना में काम करते थे, तो उस टाइम पर उन्होंने देखा कि जो डॉक्टर्स जो डिलीवरी में मदद करते हैं, राइट, महिलाओं की, तो मोर्टालिटी रेट जो है महिलाओं का 3 गुना ज़्यादा था कंपेयर टू नर्सेस जो मिडवाइफ्स होती हैं। तो इसमें मेन और वेमेन की बात नहीं है, इसमें बात है हाथ धोने की। जो डॉक्टर्स थे उस टाइम पर वो हाथ नहीं धोते थे, राइट, जो आज एक हैबिट होती है हम सब की खाने पीने से पहले हाथ धोना और ये सारी चीज़ें, तो वो डॉक्टर्स में नहीं था उस टाइम पर। तो इसकी वजह से उन्होंने ये देखा कि ये लैक ऑफ हाइजीन की वजह से मोर्टालिटी रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उन्होंने एक नियम बनाया, एक पॉलिसी बनाई कि हाथ धोकर ही सारा काम जो है वो डॉक्टर्स को करना है। तो ज़बरदस्त ड्रॉप भी देखने को मिला, जो मृत्यु दर है उसमें एक ज़बरदस्त ड्रॉप देखने को मिला। लेकिन दुखद बात है कि इस चीज़ को जनरली मेडिकल कम्युनिटी ने इतना कोई सपोर्ट नहीं किया। उनकी मृत्यु के 20 सालों के बाद जो लुई पेस्चर थे, जो पेस्चराइजेशन की प्रोसेस है जिन्होंने उसकी शुरुआत की, तो लुई पेस्चर ने ये पैथोजेंस जो होते हैं, जर्म्स और कीटाणु जो होते हैं, उसकी शोध की और उसके बाद 1850s से 2020s में हैंड वॉशिंग जो है वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ बन गई। हैंड वॉशिंग के बारे में मीन्स इसको प्रमोट किया जाता है, हमें बचपन में भी सिखाया जाता है, थिंग्स लाइक दैट। लेकिन अलग अलग जगहों पर जब रिसर्च की गई, फॉर एग्जांपल भारत में एक रिसर्च की गई तो पता चला कि सिर्फ 49% जितने डॉक्टर्स और 56% जितनी नर्सेस जो हैं
वो अपने हाथ साबुन से धोते हैं बिटवीन पेशेंट्स, यानी कि एक पेशेंट को देखा उसके बाद दूसरे जो पेशेंट आया तो ये जो बीच का टाइम है तो उसमें हाथ धोना, अगर आपने उनको टच किया है या फिर कोई इंस्पेक्शन किया है तो जो हाथ धोना है, तो ऐसे 49% डॉक्टर्स ही करते हैं और 56% नर्सेस ही ये करते हैं। तो आज भी वो अवेयरनेस जो है वो शायद कम है। अवेयरनेस तो नहीं कहूँगा, आई वुड से बिहेवियर जो है, डॉक्टर्स को भी पता है, हम सबको पता है, तो डॉक्टर्स को भी पता है, राइट, ये तो इसी फील्ड के हैं। तो ये बिहेवियर को कैसे चेंज किया जा सकता है, तो उसका एक बहुत ही अच्छा एक एक्सपेरिमेंट किया गया बांग्लादेश में। बांग्लादेश में बिहेवियरल साइंटिस्ट ने ये किया कि वहाँ पे के जो बच्चे हैं वो टॉयलेट जाने के बाद अपना हाथ जो है वो धोना भूल जाते थे, खेलने लगते थे या फिर खाने पीने चले जाते थे। तो ये चीज़ को चेंज कैसे किया, उन्होंने टॉयलेट के बाहर ऐसे जो फुट स्टेप्स हैं वो कलर्ड ब्राइट कलर के फुट स्टेप्स बना लिए, यानी कि ये आपका टॉयलेट है और नज़दीक में उन्होंने हैंड वॉशिंग का पूरा एक एरिया बनाया। हैंड वॉशिंग वहाँ पर विजिबल साबुन और ये सारी चीज़ें हैं, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है हैंड वॉश करना एंड थिंग्स लाइक दैट। और यहाँ से वहाँ पर पूरे ऐसे छोटे छोटे ट्रैक्स बनाए और ऐसे ट्रैक्स में एट्रैक्टिव ब्राइट कलर्स ऐसे फुट स्टेप बनाए। तो ऑटोमेटिकली टॉयलेट के बाहर निकलते ही बच्चे जो हैं वो हैंड वॉश करने के लिए जाने लगे, विदाउट एनी फर्दर एडवाइस, कोई दूसरी कम्युनिकेशन के बिना भी। कुछ ही हफ्तों में, 6 हफ्तों में 74% जितना पॉजिटिव रिजल्ट हमें इसमें देखने को मिला। तो ऐसी ही चीज़ें जो हैं हम हमारे वर्क प्लेसेस के ऊपर, हॉस्पिटल्स में और हर जगह पर ऐसा हम कर सकते हैं। ये जो फुट स्टेप्स हैं, इस प्रकार की एक क्रिएटिव चीज़ की तरह वजह से एक बिहेवियर में बदलाव आ सकता है और बहुत सारी जान और ये इस प्रकार के जो इन्फेक्शंस हैं उसको स्प्रेड होने से हम रोक सकते हैं। लॉकडाउन के बारे में गवर्नमेंट ने ये बताया है कि इससे जो एक जो केसेस का ग्रोथ है वो लीनियर, यानी कि थोड़ा कम रहा है। एज यू कैन सी हियर, ये वाली जो पिंक लाइन है ये इंडिया की है, तो कंपेयर टू यूएसए और दूसरे कंट्रीज़, तो यहाँ पर धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो थोड़ी बहुत स्लो हुई है, एज वी कैन सी हियर, एंड दैट इज़ अ गुड न्यूज़। अब ये धीरे धीरे स्टॉप हो जाए और फिर ड्रॉप हो जाए, इसके लिए हमें काम करना है। क्लोज अलाउिंग एफआईआर अगेंस्ट फर्म्स फॉर कोविड-19 केसेस गोज। एक क्लोज था, एक नियम था कि अगर आपकी फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है और उनको कोरोना वायरस हुआ लॉकडाउन के बाद, तो फिर जो मालिक हैं उसको जेल में जाना पड़ सकता है। तो इसकी वजह से बहुत सारे बिजनेसेस स्टार्ट होने से मना कर रहे थे। डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में हमने इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। तो अब गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया है कि ये जो क्लोज है, ये जो नियम है, उसको डिलीट कर दिया है। तो अब ये चिंता का विषय नहीं है। एक पैनल ने यह बताया है कि आप इंडस्ट्री को फोर्स नहीं कर सकते कि वो अपने मजदूर जो हैं उनको ये लॉकडाउन के वक्त में पैसे प्रोवाइड करें। अगर वो कर सकते हैं, वेजेस प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात होगी, लेकिन उनको फोर्स नहीं किया जा सकता। गुजरात में 217 नए केसेस देखने को मिले हैं। महाराष्ट्र में भी बहुत सारे नए केसेस देखने को मिले हैं, 778 केसेस, और धारावी का टोटल आंकड़ा 200 से भी ज़्यादा हो चुका है। भोपाल सरपासस इंदौर में केसेस जो हैं वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। बेग पार्डन, भोपाल में जो केसेस हैं वो इंदौर के मुकाबले भी काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, तो ये एक चिंता का विषय है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने सऊदी और ओमान के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनके साथ बातचीत की, फ़ोन के ऊपर ऑफ कोर्स, और इस बातचीत में दोनों देशों ने ये एश्योरिटी दी है कि भारत के लोगों को खाना पीना, हेल्थ और सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जाएगी। ईयू में इश्यूज चल रहा है। ईयू के अमीर देश जो हैं वो बता रहे हैं कि हमारे पैसे जो हैं वो कॉमन ईयू वर्सेस कोरोना वायरस में हम पैसे नहीं देंगे। मेडिटेरेनियन रीजन के जो देश है जैसे कि इटली है और दूसरे देश हैं वो बता रहे हैं कि ये गलत बात है, आपको पैसे जो हैं वो कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। यूएसए में कुछ 4.4 मिलियन लोग जो हैं वो जॉबलेस हो चुके हैं। WHO के बारे में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने यह बताया है कि WHO को और ज़्यादा पावरफुल बनाइए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो डॉक्टर्स हैं, उनके इंस्पेक्टर्स जो हैं, उनको उसी प्रकार के पावर्स होने चाहिए जितने एक वेपन इंस्पेक्टर के पास होते हैं, ताकि वो किसी भी देश में जाकर ये वायरस के साथ जुड़ी हुई रिसर्च जो है वो कर सकें, डेटा कलेक्ट कर सकें। चाइना ने $30 मिलियन WHO को दिया है। अच्छी बात है, लेकिन चाइना की कैपेसिटी के हिसाब से ये $30 मिलियन इज़ पीनट्स। और यूएसए का जो मेन गोल है नॉर्थ कोरिया में, ये चेंज नहीं होगा, दैट इज़ डी न्यूक्लियराइजेशन। आपके लिए एक प्रश्न है, आइबेरियन पेनिनसुला ये कहाँ पर है और इसमें कितने कितने देश आते हैं, ये आपको बताना है। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन
लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको मैंने टोटल 2 प्रश्न पूछे हैं, तो दोनों के आंसर्स मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द प्रोवाइड करें। अगर रिसर्च करनी है तो भी कर लें। एंड दैट्स एवरीथिंग। आई विल सी यू विद डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।